वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग दिल्ली पीजीटी 2015 जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और अब हमें करना है 101 से 200 तक के 100 क्वेश्चंस। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम लोग शुरू करते हैं, फटाफट इनको करते हैं और इसमें से हम निकालेंगे 10 से 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारी मेरिट को काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। तो इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव समाज की पहली स्थिति इस तरह थी। किस तरह की थी? इस तरह की, शिकार और अन्य संग्रहण की। समाज में क्या शामिल नहीं है? पारस्परिकता, मतभेद, अन्योन्याश्रय, समय की पाबंदी। तो क्या शामिल नहीं है? समय की पाबंदी तो होती ही नहीं है सोसाइटी में, बाकी सारी चीज़ें हैं। जनसंख्या को समाज परिभाषित करने के लिए कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है? तो आम संस्कृति, आम धर्म, बटी हुई अन्योन्य क्रिया, आम क्षेत्र। तो आम धर्म आवश्यक शर्त नहीं है। अभिजात समूह ज़्यादातर होते हैं। अभिजात समूह ज़्यादातर कैसे होते हैं? एक जैसी उम्र। और ये क्वेश्चन पीजीटी 14 में भी आया हुआ था। व्यक्ति के अपने समाज की संस्कृति सीखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो जब अपने समाज की संस्कृति को सीखेगा तो उसे हम कहेंगे समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकों को यह लागू करते हैं। तो मानकों को कौन लागू करते हैं? पॉजिटिव आदेश, नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों? तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होंगे। मूल्य एक कल्पना है जो कुछ होती है। क्या होती है? अच्छी और अभिष्ट होती है मूल्य। समाज के सभी सदस्य कई सामाजिक पदों पर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? जो पद पे होंगे तो वो प्रतिष्ठा होती है। जो भी इस तरह से क्वेश्चन आता है रिलेटेड, उसमें प्रतिष्ठा या पदवी में से ही कुछ होना चाहिए। और यहाँ पे जो इन्होंने आंसर माना है वो माना है इन्होंने तो पदवी, डी को माना। पदवी का मतलब यहाँ पे टाइटल से है। और वैसे जब इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि इन्होंने तो टाइटल माना, लेकिन जब उसके सभी सदस्य कई सामाजिक पदों पर होंगे तो जब भी सोसाइटी के मेंबर्स जो कोई भी वेरियस पोजीशन को जब होल्ड करते हैं तो उसे तो हम रोल कहते हैं। जब सोसाइटी के मेंबर्स किसी भी वेरियस सोशल कोई भी पोजीशन हो सकती है उसको होल्ड करेंगे, यानी सामाजिक पद को जब होल्ड करते हैं उससे रिलेटेड अपनी जब भूमिका निभाते हैं, जब काम करते हैं तो उसे भूमिका कहते हैं। अगर हम प्रेस्टीज या प्रतिष्ठा की बात करें तो प्रेस्टीज जो होती है वो सोशल रिस्पेक्ट या जो एडमायर होती है उससे रिलेटेड होती है। और अगर हम मान यानी रिस्पेक्ट की बात करें तो रिस्पेक्ट एक फीलिंग होती है जो हम कोई काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मिलती है। और इन्होंने जो माना पदवी यानी टाइटल माना है, तो टाइटल एक फॉर्मल नेम होता है या पोजीशन होता है किसी जो भी पोजीशन ली है उसकी। तो अब यहाँ पे इन्होंने तो डी माना ऑप्शन, लेकिन इसके उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है ए, बी या डी में से कौन सा होगा। तो आप लोग भी मुझे फाइंड आउट करके करेक्ट आंसर इसका बता सकते हैं कमेंट करके। और फ़िलहाल जो इनकी आंसर की को अकॉर्डिंग आंसर माना जाए तो वो ऑप्शन है डी, पर आई एम नॉट श्योर कि विच इज़ करेक्ट आंसर। तो मेरे लिए ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, तो आप चेक करिएगा फिर मुझे बताइएगा। तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक पद की प्रतिष्ठा इसके साथ बदल सकती है। किसके साथ बदल सकती है? टाइम के साथ बदल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका प्रमोशन हो जाएगा तो वो बदल जाएगा। व्यक्तित्व इसके द्वारा बताया जाता है। व्यक्तित्व किसके द्वारा बताया जाता है? सोच, आदत, आचरण, आदतें, झुकाव और सोच, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो ऑप्शन जो पर्सनालिटी है तो आपकी हैबिट से पता चलेगा, आपकी थिंकिंग से पता चलेगा, और झुकाव से कि कितना आप विनम्र हैं, इन सब चीज़ों से पता चलेगा। उसके बाद है सांस्कृतिक कल्चरल लैग की बात किसने की है? तो कल्चरल लैग की बात की है अकबर ने। ए इज़ अ करेक्ट आंसर। आत्मसातकरण के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो सही क्या नहीं है? आत्मसातकरण करने से कल्चर तो फैलेगी, हिस्टोरिकल प्रोसेस होगी,
सांस्कृतिक अनुबंध होगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट उसमें नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सहज बुद्धि में समाज किसके बराबर होगा, सोसाइटी किसके बराबर होती है, सीमाएं, संगठन, समूह, असंतुलन। तो यहाँ पे जो इन्होंने इसका करेक्ट आंसर दिया था वो दिया था सीमाएं। अब सहज बुद्धि में पूछ रहा है समाज किसके बराबर होगा, तो आप इसे थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना। वैसे फ़िलहाल हम इसको सीमाएं आंसर मान लेते हैं। अब पुराने पेपर से है ना, तो कुछ कहा नहीं जा सकता और इनके आंसर्स भी कहीं मिलते नहीं हैं आसानी से। फ़िलहाल इनकी आंसर की के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर्स है वो मैं बता रही हूँ। फिर भी जैसे कि मैंने देखा कि कुछ इन्होंने करेक्ट आंसर फाइनल जो आंसर की दी उसमें भी रॉन्ग आंसर्स मान लिए, तो वो मैंने चेक करके बताए। लेकिन जो मुझे नहीं मिले, जिनमें मुझे डाउट है, तो मैं वो आपको बता देती हूँ कि मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, आप देख लेना। अगर आपको मिल जाए तो मुझे कॉमेंट कर देना, तो बाकी स्टूडेंट को भी बेनिफिट हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन था। इसके बाद है किस प्रकार के संप्रदाय में लोग भावना से जुड़े होते हैं, तो किसमें फीलिंग रहती है, कौन से उसमें, गेसेलसाफ्ट, महान संप्रदाय, छोटा संप्रदाय, या फिर ऊपर में से कोई भी नहीं। तो गेसेलसाफ्ट में समान भावना से जुड़े रहते हैं इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें और दिया ही नहीं है, महान संप्रदाय, छोटा संप्रदाय, ऊपरी कोई नहीं, तो ये तो होंगे नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें ये मान लिया गेसेलसाफ्ट। वैसे तो गेसेलसाफ्ट का मतलब समिति होता है, गेमेनसाफ्ट का मतलब संप्रदाय वो कम्युनिटी होता है, तो उसमें वी फीलिंग से जुड़े होते हैं। लेकिन इसमें वी फीलिंग या ऐसे कुछ लिखा नहीं, सिर्फ भावना लिखा हुआ है, तो यही ऑप्शन होगा और कोई बन ही नहीं रहा है। जिस प्रकार गतिविधियों के लिए संगठन होता है वैसे ही समाज या व्यक्तियों का संगठन है, ये कथन पूर्णतया सही है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फोकवेज और मॉरल्स, यह विचार किसने रखे, तो फोकवेज और मॉरल्स के विचार किसने रखे, इसमें जो आंसर इन्होंने माना वो माना है ऑप्शन डी को। लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि फोकवेज की बात समनर ने की है। सामाजिक अन्योन्य क्रिया का एक रूप जिसमें आम ध्येय के लिए दो या ज़्यादा व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, सहकारिता। ऑप्शन बी या सहयोग। समायोजन तत्वतः एक प्रोसेस है। समायोजन कैसी प्रोसेस है, समन्वय की एक प्रोसेस है। निर्धारित कार्य जिसको पूरा करता है वो क्या है, कंपटीशन। सोच और कार्य के संस्थापित तरीकों को क्या कहते हैं, सोच और कार्य के संस्थापित तरीकों को कहते हैं, क्योंकि संस्थापित तरीके हैं, तो इसे कहेंगे प्रथा। भारत की मूलभूत संस्कृति को किस में बांटा गया है, तो जो बेसिक कल्चर थी उसको किस में बांटा गया है, अल्प, लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन। सामाजिक नियंत्रण के दो पहलू हैं, वो कौन कौन से हैं, दबाव के अनुकूल और मूल्य के अनुकूल। दबाव के अनुकूल, मानक के अनुकूल, संस्कृति के अनुकूल, तो ये तो होंगे नहीं नीचे वाले, इन्हीं दोनों में से हमें ढूंढना है, फर्स्ट और सेकंड में से। तो इसमें हो जाएगा दबाव के अनुकूल और मूल्य के अनुकूल, सोशल कंट्रोल के ये दो पहलू हैं। सामाजिक व्यवहार के संगठित रूप और उनके दोहराई को कहते हैं, क्या कहते हैं, जब कोई भी बार बार बिहेवियर एक ही जैसा होगा तो उसे हम कहते हैं कस्टम। संस्कृति सभी मानव निर्माण को और विद्या क्षमता से इस तरह बर्ताव करती है, किस तरह से बर्ताव करती है, एक जैसा। ऑप्शन ए करेक्ट। संस्कृति का विलयन यह इसके जैसा ही है, किसके जैसा ही है, आत्मसात्मकरण की तरह होता है, कल्चर का एक में मिलना। निम्न में से कौन सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, तो सामाजिक समूह ग्रुप का प्रतिनिधित्व कौन करता है, क्लब जो है वो तो आपकी हो जाएगी कांग्रेस सदस्य, तो कुछ ऐसे ही समिति की तरह होगा, परिषद भी समिति होगा, तो ग्रुप फैमिली की तरह ही कार्य करेगा। संगीत कार्य होते हैं, तो संगीत कार्य ये क्वेश्चन भी पीजीटी में ही आया था, जिसमें शायद ऑप्शंस कुछ और थे, थोड़े से समष्टि तो था ही, उसमें ग्रुप भी था,
इसमें शायद कुछ और था, उपयुक्त में से कोई नहीं करके ऐसे था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर क्वेश्चन रिपीटेड है। और इसमें जो इन्होंने आंसर माना है संगीतकार होते हैं वो इन्होंने माना है कोटी। तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, अगर ये ऑप्शन है तो वहाँ पे भी जाके देख लेना कि क्या है। वैसे मुझे लगता है ऑप्शन शायद ये नहीं थे, चेंज थे, 2 थे पर ये 2 शायद चेंज थे, तो आप एक बार देख लेना। बाकी इसका आंसर इन्होंने सी बताया है। संसद इसका उदाहरण है, तो संसद किसका उदाहरण है? प्रतिनिधिक समूह का। वाइट कलर क्राइम सबसे पहले किसने यूज़ किया? ये भी रिपीटेड है, अभी पीजीटी में ही था और पहले से भी आपको पता है, सदरलैंड। जाति के स्थान पर मानव जाति समूह शब्द किसने सूचित किया? तो जाति की जगह मानव जाति समूह की बात कौन कर रहा है? मेरे अकॉर्डिंग जो होना चाहिए वो तो हक्सले, पर इन्होंने आंसर दिया ऑप्शन डी। आधुनिक समाज को कभी कभी ऐसे कहते हैं, आधुनिक समाज को कभी कभी क्या क्या कहते हैं? संगठन समाज, संघ समाज, वर्ग समाज, सांस्कृतिक समाज। तो मॉडर्न सोसाइटी जो होगा वो संगठन समाज होगा। समाज के बारे में प्रकृतिवादी सिद्धांत किसने दिया? प्रकृतिवादी सिद्धांत जो दिया है वो तो दिया है स्पेंसर ने। इसमें से दर्पण स्वयं का विचार किसने दिया है? कूले ने। आदमी को समाज की ज़रूरत का सबसे महत्वपूर्ण कारण है उसे एक क्या बनना चाहिए? आदर्श नागरिक बनना चाहिए, ये सबसे अच्छा है। समूह मनोभाव सिद्धांत मान लेता है कि समाज क्या है? व्यक्ति के ऊपर है, सोसाइटी जो है वो व्यक्ति के ऊपर है, ये समूह मनोभाव मान लेता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्न में से किसने कहा है हर व्यक्ति सामाजिक संबंध की संतान है? हर व्यक्ति सामाजिक संबंध की संतान है, ये किसने कहा है? तो जब सामाजिक संबंध की बात हो रही तो मैकाइवर एंड पेज हो जाएंगे इसमें। समाज के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में यह माना जाता है कि समाज धीरे धीरे स्थिरमति से बढ़ा। समाज को ईश्वर से कोई लेना देना नहीं, समाज यह बल का परिणाम है, यह समाज ईश्वर की देन है। जब दैवी उत्पत्ति की बात करेंगे तो ईश्वर की देन ही मानते हैं। आधुनिक समय में सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण परिसीमाओं में से एक है, क्या है? मानकीकरण की प्रक्रिया। परिसीमा की प्रक्रिया बोधात्मक हो सकती है या उद्भावक, या तो बोधात्मक होगी या उद्भावक। समाज के उत्पत्ति के बारे में मात्रक सिद्धांत की किसने पुष्टि की? तो मात्रक सिद्धांत की जो पुष्टि की वो की हेनरी मैन ने। उसके बाद है औद्योगिक पश्चिमी समाज में विवाह का उद्देश्य केवल प्रजनन ही नहीं बल्कि क्या है? सहचारिता, तलाक, भावनात्मक मनोवैज्ञानिक सहारा, भावनात्मक मनोवैज्ञानिक सहारा और सहचारिता, तीनों ही। जिस पद्धति में एक स्त्री पूरे समूह में बट जाती है उसे क्या कहते हैं? जब पूरे समूह में बटेगी तो बहुप्रथा विवाह हो जाएगा इनके अकॉर्डिंग। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि जब वो ग्रुप में बटेगी तो वो ग्रुप में जाएगी। अगर पति होंगे तो बहुपति प्रथा होगा। इसमें ये नहीं कह रहा है कि समूह में बटेगी, पतियों के समूह में बटेगी। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि जब एक स्त्री ग्रुप मैरिज करेगी समूह में तो समूह में जाएगी, ऑप्शन ए में। बाकी आप लोग भी बताना कि आप लोग को क्या लगता है। फाइनल आंसर की में भी बताइए, इतने सारे रॉन्ग आंसर्स दिए हैं, अगर कोई ऐसे ही करेगा तो कितना रॉन्ग आंसर हो जाएगा। किसमें दूल्हा अपना घर नहीं छोड़ता है? पितृग्राही आवास में अपना घर नहीं छोड़ेगा। 1929 का जो शारदा कानून था उसमें क्या था? बाल विवाह को वो उन्मूलन करता है। हिंदुओं में विधवा विवाह को स्वीकृत करता नहीं, वो तो बाल विवाह के लिए ही था।
रक्त बंधन पर आधारित संबंध को कहते हैं समरक्त रिश्तेदारी। वंश परिवार इस पर बना रहता है, किस पर? छोटा विस्तृत परिवार, संयुक्त नाभिकीय बड़े छोटा विस्तृत परिवार में वंश परिवार पाया जाता है। अंतर्जातीय विवाह से जन्मे बच्चों को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं वृत्ते। अंतर्जातीय विवाह से जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक लगा। वृत्ते। खाली सीप विवाह का मतलब क्या है? तो ये कह रहा है खाली सीप यानी एम्प्टी शेल। अच्छा क्वेश्चन मिला आपको, एम्प्टी शेल। अभी तक ये और कहीं नहीं आया है। एम्प्टी शेल का क्या मतलब होता है? पति पत्नी साथ रहेंगे, कानूनी तौर पर विवाहित भी होंगे, लेकिन जो उनका विवाह है केवल नाम के ही वास्ते रहता है, तभी तो खाली है। एम्प्टी शेल यानी खाली हो गया, केवल नाम है पर उसके अंदर कुछ भी नहीं। कानूनी तौर पर भी विवाहित हैं लेकिन उसमें कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, केवल नाम का ही विवाह होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला। तो इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए इतनी मेहनत करी जाती है कि आपको अगर एक भी क्वेश्चन नया मिल जाए और वहाँ से अगर आपको वो रिकॉल हो जाए कि हमने किया है, तो बहुत ही अच्छा लगता है और मेहनत सक्सेस हो जाती है। उसके बाद है अप्रत्यक्ष विवाह की प्रथा पाई जाती है। अप्रत्यक्ष विवाह की प्रथा कहाँ पाई जाती है? नाइजीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषिद्ध संबंधों में यौन संबंध रखने को कहते हैं। तो जब निषिद्ध संबंधों में यौन संबंध रखने को कहेंगे कौटुंबिक व्यभिचार हो जाएगा। गुलामी प्रथा का आधार हमेशा रहा है, क्या रहा है? आर्थिक। उसी की वजह से गुलामी प्रथा होती है। नेक्स्ट है जजमानी पद्धति होती है सेवा के बदले में वस्तु का लेन देन या सेवा के बदले में सेवा का लेन देन। तो इसमें क्या है? सामाजिक प्रथा के अनुसार ही जो उसका लेन देन चलता है वो चलता रहता है जजमानी पद्धति में। आर्थिक प्रोत्साहन को कौन नफा उद्देश्य से मानता है? तो ये पूंजीपति मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक समाज की कर पद्धति यह सिद्धांत का उदाहरण है, क्या है? बाजार विनिमय, उपहार, आदान प्रदान, पुनर्वितरण। कर पद्धति इस सिद्धांत का उदाहरण है पुनर्वितरण। नेक्स्ट है निम्न में से कौन उत्पादन में प्रभाव नहीं डालता? तो उत्पादन में प्रभाव कौन नहीं डालेगा? सामाजिक संरचना, प्रौद्योगिकी, कल्चर, इन सभी से उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित होगी, लेकिन शिक्षा से इतना प्रभावित नहीं होगी जितना ये चीज़ें प्रभाव डालेंगी। शहर और कस्बे इस कारण बने, क्यों? क्योंकि जनसंख्या का संचालन, कृषि विकास, औद्योगिकरण या वाणिज्य विकास। तो शहर और कस्बे वाणिज्यिक विकास की वजह से बने। सोरोकिन ने ग्रामीण समाज और नगरीय समाज के प्रभेद के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड अपनाया? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सोरोकिन ने कौन सा मापदंड अपनाया? गतिशीलता, जनसंख्या का प्रमाण और विजयता। ये ए, डी और ई, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ये मापदंड अपनाए थे सोरोकिन ने जब ग्रामीण समाज और नगरीय समाज का भेद कर रहे थे। तो गतिशीलता के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे और विजयता के आधार पे। अच्छा क्वेश्चन है। मानव समाज ग्रामीण समूह में पलता है, यह विचार किसका है? ये भी डेफिनेशन काफ़ी न्यू है। तो इसका आंसर जो इन्होंने माना है वो माना है बोगार्ट्स को, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैकाइवर भी हो सकता है इसका आंसर। और ये वाला क्वेश्चन डाउटफुल है, लेकिन जो कोटेशन है वो काफ़ी अच्छा है। तो आप इसे एक बार अगर मिले, पॉसिबल तो नहीं है वैसे, बुक्स में इतनी आसानी से कोटेशन तो नहीं मिलते हैं, पर फिर भी ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। और इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने आंसर माना वो बोगार्ट्स को, पर मैकाइवर भी इसका आंसर हो सकता है। तो आप एक बार इसे डाउटफुल में रखकर क्रॉस चेक कर लेना, और अगर आसानी से मिल जाए किसी बुक में मेंशन तो कमेंट करके करेक्ट आंसर भी बता देना। उसके बाद नेक्स्ट है अनजान व्यक्ति से ग्रामीण समाज कैसे पेश आता है? तो अनजान व्यक्ति से ग्रामीण जो समाज है वो ना तो आदर करता है और ना ही नफरत दिखाता है। गोवा इसका एक उदाहरण है। गोवा किसका उदाहरण है?
औद्योगिक शहर का है भाई वो तो। नगरीय रूप यह जीवन शैली है, जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। थोड़ा सा हिंदी की वजह से बहुत अजीब लिखा है, लेकिन ये कोटेशन तो पता है, एल्विर्थ का है। नेक्स्ट है आधुनिक औद्योगिक निर्माण के अध्ययन में मानव संबंध अभिगम का क्या फोकस है। तो इसमें नफ़ा कमाना होना चाहिए, क्योंकि जो मॉडर्न सोसाइटी में निर्माण का जो मेन काम होता है वो मुनाफा कमाना ही होता है। शहर या सभ्यता की नाली होती है, ये किसने कहा है, ये कहा है ई मुंटज। पर ये इनकी आंसर की के अकॉर्डिंग है, मुझे लगता है इसमें स्पेंगलर भी हो सकता है। अगेन ये भी डाउटफुल में मैं रख रही हूँ, पर क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि और कहीं नहीं पूछा गया है। शहर या सभ्यता की नाली होती है, क्या कहना चाह रहे हैं आई डोंट नो इसके माध्यम से। और क्योंकि कोटेशन है तो इसमें कुछ गेस भी नहीं किया जा सकता है, कोई भी कह सकता है, मुंटज भी हो सकते हैं, स्पेंगलर भी हो सकते हैं। इनकी आंसर की के अकॉर्डिंग मुंटज हैं, पर मुझे लग रहा है कि ये भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके इस पे काम करिएगा, और करेक्ट आंसर अगर पता चले तो ज़रूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इतना पैनिक होने की नीड नहीं है, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन रिपीट हो। आपके लिए जो बेनिफिट ये है कि कोई नया क्वेश्चन और करेक्ट आंसर के साथ मिल रहा है तो उसे ही लर्न कर लीजिए। बाकी तो आपको सिर्फ एक बार देखना है, और उससे ज़्यादा कोई उसका मतलब नहीं है। उद्योग और आवासों के बढ़ने से कस्बों के विलयन से बनने वाले नगरीय क्षेत्र को कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, निर्मित क्षेत्र। निम्न में से किसने ग्रामीण और नगरीय समाज के बीच में भेद किया है। तो परिस्थितिकी, समाज, संघीय या संगठन, तो संगठन हो जाएगा। उसके बाद है सुरक्षा और स्थिरता देने का मतलब, यह शब्द है बांधना। इसके अलावा इसमें स्त्रीकरण भी हो सकता है, तो आप इन पे फोकस मत करिए। फ़िलहाल जो करेक्ट आंसर्स इसके आंसर की में दिए गए हैं उसी पे फोकस करिए, और जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने की पॉसिबिलिटी है उनको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बाकी के आप छोड़ सकते हैं। ग्रामीण और नगरीय जीवन केंद्र के कुछ आम तथ्यों में साझेदार हैं, वो दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, डिपेंडेंसी दिखाएंगे। यहाँ रेखीय आवास नहीं है। केरल, कोकण, बंगाल की डेल्टा भूमि, असम का पर्वतीय क्षेत्र, तो बंगाल की डेल्टा भूमि। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है क्योंकि पर्वतों पे भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसमें लीनियर सेटलमेंट की बात कर रहा है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। पर फिलहाल आंसर की में ऑप्शन सी को आंसर माना गया है। भारत में नगरीकरण का विशेष लक्षण रहा है प्रकारों में संतुलित। नगरीय सामाजिक संरचना की अत्यंत सरल परिभाषा किसमें दी गई है, तो वो दी गई है शिक्षा। 1991 की जनगणना के अनुसार शहरों में और नगरों में कितने आदमी बसे थे। 35 करोड़ से अधिक। पंचायती राज की 3 पंक्ति पद्धति को किसने सुझाया, ये तो मैं बता चुकी हूँ। 3 की बात कौन करता है पंचायती राज में, बलवंत राय मेहता। निम्न में से किस प्रकार के समाज में नौकरशाही पूर्णतया नहीं होती है, तो ट्राइबल में नहीं होती, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। उसके बाद है महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, तो महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो व्यक्ति है। अफसर अपने अधीनस्थ पर जो अधिकार जताता है उसको क्या कहते हैं, विवेक कानूनी। लोकतंत्र में शिक्षा को यह मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए, सामाजिक कार्य। ऐतिहासिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि पहले राजा थे लड़ाई में निपुण। 178
वैधता शब्द किससे संबंध रखता है? वैधता संबंध विधि सम्मत से संबंध रखता है। आधुनिक समाज की राजनैतिक पद्धति ऐसे बेहतर वर्णित की जा सकती है। ये एक प्रोसेस की तरह वर्णित की जा सकती है। बल को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, बल तो वही होगा जो जबरदस्ती बलपूर्वक किसी चीज़ को करने का काम किया जाए। लिंग अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? लिंग समानता की समाज व्यवस्था, इक्वलिटी की बात करते हैं, जो जेंडर स्टडीज़ होती हैं। किन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है? तो दूसरे दर्जे का नागरिक महिलाओं को माना जाता है। IMR का मतलब क्या है? तो IM का मतलब है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। किस देश ने सन 2001 को महिला सशक्तिकरण के रूप में वर्णित किया था? तो ये वर्णित किया था भारत ने। NCW का मतलब है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ब्राह्मण विधिवाद पर आत्म प्रक्रिया इससे आई, किससे? भगवान बुद्ध। निम्न में से कौन महिला उत्थान के लिए जिम्मेवार नहीं है? तो नामदेव महिला उत्थान के लिए जिम्मेवार नहीं है। उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय आंदोलन का निम्न में से किसने वर्गीकरण मुहैया कराया था? तो ये एसएम दुबे ने कराया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय आंदोलन का क्लासिफिकेशन किया था एसएम दुबे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GS घुरिये ने भारतीय जनजाति का वर्णन किस प्रकार किया? तो उन्होंने किया पिछड़े हिंदू के रूप में। भारत में आयु पिरामिड का आधार चौड़ा है, किससे? इसका कारण क्या है? उच्च जन्म दर। जनसांख्यिकी है क्या है? एक व्यवहारिक शास्त्र। स्वतंत्रता के बाद भारत की जनसंख्या बढ़ी है दुगनी से अधिक। अस्पृश्यों को हरिजन नाम किसने दिया? तो वो दिया गांधी जी। जब मैंने गांधी जी पढ़ाया था तब आपको बताया था। एक बच्चे को इस उम्र के दौरान शिशु कहा जाता है 1 to 5। ये PGT 14 में भी क्वेश्चन आया था। ICSSR का पूर्ण रूप है। ICSSR का पूरा रूप क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से है जटिल समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना। आदमियों के अधीन नहीं बल्कि कानून के अधीन। यह किस प्रकार के शासन को लागू करता है? तो ये कानून के अधीन की बात हो रही है, इसलिए कानूनी हो जाएगा। वर्ग रहित समाज यह एक संस्था है किसकी? साम्यवाद की। वर्ग रहित सोसाइटी की बात कर रहे हैं, क्लासलेस की। औद्योगिक क्रांति के संज्ञात से महिलाओं का महत्व बेहतर हुआ है। लैंप्स को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन PGT 14 जो इस दिल्ली PGT वाला था उसमें भी आया था, उसमें भी शायद लास्ट क्वेश्चन ही था। लार्ज एरिया मल्टीपर्पज़ सोसाइटी, इसकी स्पेलिंग है लैंप, फुल फॉर्म है लैंप्स की, लार्ज एरिया मल्टीपर्पज़ सोसाइटी। इम्पोर्टेंट है। हालांकि इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी दिक्कत हुई सॉल्व करने में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे हम लोग PGT में देख रहे थे 2-2 आंसर्स थे, तो कुछ वैसे ही इसका भी निकला हाल सोल्यूशन। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया आंसर की
में फ़ाइनल आंसर क्या माना गया है और जो मुझे आंसर में डाउट हुआ वो क्या है। तो आप भी एक बार चेक कर लेना और करेक्ट आंसर बताना। लेकिन इसको सॉल्व करने के पीछे कोई इतना स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है कि इतने सारे आंसर्स में कन्फ्यूज़न हो गया। आप चाहें तो उन क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते हैं, पर आपको उसके साथ साथ ये पता चला कि पीजीटी में कितना पेपर रिपीट होता है, तो आपको कितना इम्पोर्टेंट है पेपर्स को लगाना। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क यही होता है। और इसमें आपको जो काम करना है वो ये है कि आप एक बार इनको देख लो कौन कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनका करेक्ट आंसर ढूंढ लो, बाकी सबके ढूंढने की नीड नहीं है। और कोटेशन वाले तो नहीं मिल पाते हैं क्योंकि पता नहीं होता है किसने कहा है और वो किस बुक में मिलेंगे ये भी नहीं पता होता है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको आंसर ना मिले तो वही आंसर्स मान लेना जो इनकी आंसर की में माना गया है। क्योंकि कई बार होता है ना कि जैसे इस आयोग ने ये आंसर माना दिल्ली पीजीटी ने, अब ज़रूरी नहीं है कि दूसरा आयोग जो यूपी में एग्ज़ाम होगा वो भी वही आंसर माने। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें ये माना गया था तो ये भी माने, क्योंकि कई बार होता है जैसे हायर एजुकेशन दूसरा आंसर मानता है, यूजीसी नेट दूसरा मानता है। तो आप ऐसा करो, अगर जिस भी कमीशन का पेपर देने जा रहे हो उस कमीशन ने जो भी आंसर माना है वो उसमें लगा दो, और जब आप दूसरी जगह देने जाओ तो उनके अकॉर्डिंग मानो। लेकिन जैसे कोई आंसर हैं जो हमें मिल ही नहीं रहे हैं किसने माना है, तो फिर हम क्या करें, तो फिर आप यही करो जो नहीं मिल रहा है तो वो इसी के अकॉर्डिंग जो इसमें आंसर है उसको मान लो। और एक दो क्वेश्चन में डाउट रहता ही है, वैसे भी आजकल इतना ज़्यादा चैलेंज किया जाता है कि वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा अगर दो आंसर होगा। तो कोई भी पैनिक होने की नीड नहीं है, आराम से पेपर को सॉल्व करिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से इन्हांस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।